नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। यूक्रेन को 100 रफाल देने के फ्रांस के ऐलान के बाद रूस भड़क गया है। पुतिन ने फ्रांस पर युद्ध को यूरोप तक भड़काने का जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन फ्रांस की वॉर डील के बाद रूस ने यूक्रेन पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे ज़ेलेंस्की के ज्यादातर पावर प्लांट भस्म हो गए हैं। वहीं नेटो फोर्स ने रूस से युद्ध की तैयारी का ट्रेलर दिखाया है। बत्तीस देशों का संयुक्त हमला, काला सागर पहुंचा एटम बम। पुतिन को धमाकों से डराने लगा नेटो। रूस के करीब जंगी ट्रेलर दिखाने लगा नेटो। रूस रहेगा या अमेरिका, ट्रंप करेंगे फैसला। ये सिर्फ समुद्री जंगी जहाज की तबाही भर नहीं, ये सिर्फ एक बैटलशिप की बर्बादी भर नहीं, ये चेतावनी है पुतिन के लिए, ये धमकी है नेटो फोर्स की, ये दम है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन का, जिसके हथियार अजेय हैं, जिसकी सेना से कोई मुकाबला करने से बचता है। उस नेटो ने रूस को अपनी ताकत का एहसास कराया है। नेटो फोर्स ने धमाकेदार हमले का वीडियो पुतिन को मैसेज देने के लिए रिलीज किया है। मैसेज ये कि नेटो तैयार है। 32 देश रूस से टकराने के लिए रेडी हैं, जिनका लीडर सुपर पावर अमेरिका है। पहले जानिए नेटो ने किसका बैटलशिप एक हमले में तहस नहस कर डाला है। हमले की धार देखिए, रफ्तार देखिए, समुद्र में मचलता बैटलशिप किस तरह एक वार में दफन हो गया। यह हमला टॉर्पीडो से किया गया है। नेटो फोर्स ने पुतिन की टॉर्पीडो के जवाब में अपने दमखम की नुमाइश की है। नेटो की सेनाएं एगिर 25 नाम से युद्धाभ्यास कर रही हैं, जिसमें नॉर्वे, ब्रिटेन और पोलैंड की नेवी ने समुद्र में लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस की है। वॉर रिहर्सल के दौरान नॉर्वे की पनडुब्बी KNM उथाग ने फ्रिगेट KNM ट्रॉनहेम पर लाइव टॉर्पीडो दागा। एक ही टॉर्पीडो के हमले से फ्रिगेट को इतना नुकसान पहुंचा कि समुद्र में समा गया। टॉर्पीडो के हमले से युद्धपोत अचानक समुद्री सुनामी में फंस गया, जिससे उस पर लदे कंटेनर भर-भराकर समुद्र में जा गिरे। वहीं टॉर्पीडो के प्रहार से युद्धपोत समुद्री लहरों में घिरा। फिर देखते ही देखते फ्रिगेट ने जल समाधि ले ली। नेटो फोर्स ने युद्धाभ्यास में जिस सबमरीन KNM उथाग का इस्तेमाल किया, उसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। KNM उथाग एक उला क्लास सबमरीन है, जिसमें 2 डीजल जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक मोटर फाइनल ड्राइव लगा है। इसके पतवार के हिस्से नॉर्वे में बनाए गए थे, फिर उन्हें जर्मनी भेजकर हाईटेक बनाया गया था। साल 1991 से KNM उथाग समुद्री अखाड़े में तैनात है। KNM उथाग के साथ 6 जंगी जहाज भी हमला करने के लिए एक साथ चलते हैं। नेटो फोर्स पुतिन से टकराने से पहले एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। 13 नवंबर को रोमानिया में नेटो के सभी सदस्य देशों ने डेसियन फॉल 2025 के झंडे तले सैन्य अभ्यास किया। इसके बाद ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि रूस के हाइब्रिड वॉर की काट तलाशने के लिए महाशक्तियां एकजुट हो गई हैं। Lately, Russia has tested the alliances and the EU's unity and resolve by using means of hybrid warfare. We need to strengthen our societies and capabilities, but also keep our cool heads. Acting united, we can do this. अब तक यूक्रेन को ट्रेनिंग और हथियार से मदद पहुंचा रहे नेटो को पुतिन के भयानक हमले की वजह से अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया है। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रात भर हुए रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूस ने 17 नवंबर को एक दिन में 580 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया है।
रूस के भयानक हमले के बाद जर्मनी ने नेटो फोर्स से जल्द पुतिन के खिलाफ एक्शन की मांग कर दी है। Wir sind uns auch einig, dass die Ukraine, die vor einem harten Jahr, dem schwierigsten Winter wahrscheinlich in diesem Krieg steht, unsere volle Unterstützung hat. Es ist gut, dass das montenegrinische Parlament in der vergangenen Woche den Weg für die Beteiligung an einer NATO-Unterstützungs- und Ausbildungsmission für die Ukraine freigemacht hat. जर्मनी पुतिन को काबू में करने की डिमांड कर रहा है तो फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट देने का ऐलान कर रखा है। राफाल की युद्ध में एंट्री से पुतिन को जोरदार सदमा पहुंच सकता है क्योंकि राफाल रूस के जंगी जेटों पर भारी पड़ सकता है। राफाल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, वहीं सुखोई 57 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका है। सुखोई 57 रडार को चकमा देने में माहिर है। बात तेजी से मुड़ने और मैन्यूवरेबिलिटी की करें तो सुखोई ज्यादा तेज है, लेकिन राफाल ये सारे काम कर सकता है। जो बात राफाल को सुखोई से अलग बनाती है वो है उसके सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और एवियोनिक्स। राफाल दुनिया का सबसे हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा से लैस और टारगेट लॉक से बचने में बेमिसाल है। यही वजह है कि यूक्रेन को राफाल मिलने के ऐलान के बाद रूस ने अपने जंगी जेट का पावरफुल शो दुबई एयर शो में दिखा दिया है। दुबई एयर शो से पहले जारी एक वीडियो में पहली बार सुखोई 57 के हथियार को फ्लाइट के दौरान खुलते हुए दिखाया गया है। ऐसा अभी तक कभी भी किसी एयर शो में नहीं किया गया था, यानी सुखोई 57 के इंटरनल वेपन बे को पहली बार खोला गया। जहां KH-58 USH के एंटी रेडिएशन मिसाइलें साफ साफ दिखाई दी हैं। ये एक बहुत खतरनाक मिसाइल है जिसकी रेंज 241 किलोमीटर है और इसके फोल्डिंग फिन इसे स्टेल्थ जेट के आंतरिक बे में फिट होने लायक बनाते हैं। आपको बता दें कि सुखोई 57 लड़ाकू जेट में R-77M, R-37 और KH-69 जैसी मिसाइलों को जोड़ा जाता है, लेकिन KH-58 USHK की अंदरूनी कैडेट क्षमता ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को दंग कर दिया है। पुतिन दुश्मनों से 10 कदम आगे चलते हैं। उन्हें जब हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की गई है तब उन्होंने करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई है। हालांकि अब नेटो आर पार के मूड में आ गया है। इसका अंदाजा फिनलैंड के राष्ट्रपति की उस अपील से लगता है जिसमें उन्होंने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों से ये तक अपील की है कि चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन यूक्रेन की फंडिंग जारी रहनी चाहिए। Comes to funding Ukraine, it seems rather clear that there are three options. The first one is that EU member states or NATO member states, for that matter, pay directly, either by taking more loans or using current reserves. The second option is the mutualization of debt on a European level, as was done with Next Generation Europe and with SAFE. And the third option, of course, is the use of the immobilized assets. नेटो से मिल रहे सपोर्ट ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिल में फिर से जीत की उम्मीद जगा दी है। जेलेंस्की एक बार फिर से तुर्की पहुंच गए हैं, जहां ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। मगर रूस ने तुर्की में हो रही बैठक में शामिल होने से साफ-साफ मना कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि तुर्की की बैठक में पुतिन का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь. पुतिन नेटो से नाराज हैं। पुतिन ट्रंप से चिढ़ गए हैं। पुतिन को यूरोप के सभी देश फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि उनके हथियारों से यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि उसके फाइटर ड्रोन्स ने रूस के नोवोरोसिस्क पर हमले के दौरान 4 S-400 ट्रायम्फ लॉन्चर और 2 रेडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। S-400 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि यूक्रेन ने कई मौकों पर S-400 मिसाइल सिस्टम की तबाही की जिम्मेदारी ली है। पुतिन के बाहुबली के नाम से कुख्यात S-400 को यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय हथियारों से बर्बाद कर रहा है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ता जा रहा है। रूस को अब अकेले यूक्रेन नहीं, कई देशों की सेना से टक्कर लेने पर मजबूर करने वाले हैं जेलेंस्की। पुतिन से डरने वाले, रूस को दुश्मन मानने वाले देशों का ग्रुप बन चुका है।
बड़े भीषण युद्ध की बिसात ज़ेलेंस्की ने बिछा दी है। अमेरिका के साथ छोड़ने से यूक्रेन को अब फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खुलकर आ गया है। यूरोप के कई देशों को पुतिन से खतरा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं जिन्होंने उनका विरोध किया है। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हुए हैं। तो क्या बिना अमेरिका के सभी दुश्मन मिलकर भी रूस को टक्कर दे सकते हैं? यकीनन नहीं। सुपर पावर अमेरिका अगर युद्ध से दूर रहता है तब तो यूरोप का बचना मुश्किल है। पुतिन ने जिस एक हथियार की कुछ दिन पहले टेस्टिंग की है वही कई मुल्कों को तबाह करने वाला कहा जाता है। पुतिन की टॉर्पीडो पोसाइडन का ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। पुतिन ने जिस परमाणु पावर से लैस टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया है वो हथियार टॉर्पीडो और अंडर वाटर ड्रोन का बेजोड़ नमूना है। इसकी रेंज करीब 10,000 किलोमीटर है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर वार करता है। पोसाइडन लगभग 20 मीटर लंबा, 1.8 मीटर व्यास वाला और 100 टन वजन का है। इसमें 2 मेगाटन का वॉरहेड हो सकता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसके विस्फोट से रेडियोएक्टिव लहरें बन सकती हैं, जिससे समुद्र किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। पुतिन ने बताया कि पहली बार यह हथियार पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। पुतिन ने दावा किया कि रूस की सबसे विस्फोटक मिसाइल सरमट SSX-29, जिसे नेटो फोर्स शैतान नाम देती है, उससे भी विनाशकारी है टॉर्पीडो पोसाइडन। Мощность Посейдона значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Такой в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве. Но «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности. И кроме того, по скоростям и по глубинам движения этого беспилотного. पुतिन के हथियार गोदाम में पोसाइडन जैसे विध्वंसक हथियारों का भंडार है। पुतिन के पास सबसे ज्यादा एटम बम हैं। पुतिन के पास अकेले दुनिया जीतने का दम है। इसलिए ट्रंप युद्ध को टालने में भला देख रहे हैं। लेकिन लगता है नेटो के ज्यादातर देश अब यूक्रेन युद्ध में खुद को झोंकने वाले हैं। नेटो का यह फैसला परमाणु युद्ध की वजह भी बन सकता है। अमेरिका ने सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ भड़काने की तैयारी कर ली है। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान है। यही वजह है कि खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने क्राउन प्रिंस को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी है। हालांकि इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ा फैसला कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिससे इनकार करना मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट का ऑफर देकर क्राउन प्रिंस सलमान को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। मोहम्मद बिन सलमान को समझ नहीं आ रहा कि इस ऑफर को हाथों हाथ लिया जाए या फिर F-35 उनको ताकतवर बनाने की जगह बहुत कमजोर बनाने की साजिश है, जिसकी प्लानिंग व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि तेल अवीव में रची गई है। इसी उधेड़-बुन के बीच मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे ने सऊदी अरब के दुश्मनों और दोस्तों सबको अलर्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस में मोहम्मद बिन सलमान की दावत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में आने वाले सालों में ये मीटिंग बहुत बड़ी गेम चेंजर मानी जाएगी। ट्रंप जब व्हाइट हाउस की मीटिंग में किसी को बुलाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होता है या फिर उनके सबसे जिगरी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को। इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपति की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर और साथ में F-35 वाले ऑफर पर क्या कहा है उसे भी गौर से देखिए।
Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah. You're gonna They sell want to the buy it. They've been a F-35s? great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s here. अब डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट शर्तों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सऊदी अरब को नेतन्याहू के जाल में पकड़ने वाला सबसे बड़ा ट्रैप माना जा रहा है। पहला मुद्दा F-35 है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब को F-35 दिया जाए। मकसद ईरान के खिलाफ एक और फ्रंट तैयार हो, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ उनके रिश्ते खराब हों। ऐसे में F-35 वाला ऑफर सऊदी अरब को वापस एंटी ईरान कैंप में शामिल करने की कोशिश है, जबकि सलमान और सऊदी अरब ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा अब्राहम अकॉर्ड्स है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत हों, यानी सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे और उसके साथ राजनयिक संबंध कायम करे। लेकिन सऊदी अरब कह चुका है कि जब तक फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, इजराइल के साथ रिश्तों पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। गाजा में 2 सालों तक इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देखकर अब पूरा अरब वर्ल्ड, खासकर अरब देशों के नागरिक बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। मिस्र से लेकर जॉर्डन तक लोग अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, और यही वजह है कि इजराइल को लेकर सऊदी अरब के रणनीतिकारों के अंदर पसोपेश बहुत ज्यादा है। फिलिस्तीन को लेकर यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती और भविष्य में फिलिस्तीन देश के लिए रास्ता दिया गया है। इसके लिए सऊदी अरब तो तैयार है, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ है। वर्ल्ड स्टेज पर ट्रंप का प्रस्ताव तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन पर मौजूद इजराइल की फौज इसके आगे रुकावट बन जाएगी। ये बात सऊदी अरब और बाकी अरब देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि अपने दुश्मन ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अगला युद्ध ईरान के साथ हुआ तो ट्रंप नहीं चाहते कि उसे कोई और मौका मिले। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई दुश्मनों को एक साथ एक्टिव कर दिया है। ईरान का पहला दुश्मन अमेरिका है, क्योंकि ट्रंप का हर फैसला अब ईरान को जाल में फंसाने की कोशिश मानी जा रही है। दूसरा दुश्मन इजराइल सुपर एक्टिव है, क्योंकि नेतन्याहू को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार साथ देंगे। तीसरा दुश्मन सीरिया, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति जुलानी को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने बता दिया कि ईरान का एक और दुश्मन उनके साथ है। अब ट्रंप ने ईरान का पुराना दुश्मन सऊदी अरब, जो अब ईरान का दोस्त बन चुका है, उसे भड़काने वाला नया कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। 13 जून 2025 ये वो दिन था जब इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। तब इजराइल ने अमेरिका से मिले F-35 फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया था, और अब ट्रंप यही फाइटर सऊदी अरब को देना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नया कार्ड खेला है जिससे निकली चिंगारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। पूरी दुनिया समझती है कि इससे सऊदी अरब और ईरान की नई नई दोस्ती फिर से बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। इसे पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ ट्रंप का बहुत बड़ा फसाद फैलाने वाला कार्ड माना जा रहा है। यानी मोहम्मद बिन सलमान को F-35 देकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौतों में F-35 सबसे अहम होने जा रहा है। इसकी गारंटी खुद ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप वैसे भी लगातार अमेरिका के साथी देशों को F-35 बेचना चाहते हैं, और अब सऊदी अरब इसके लिए ट्रंप को नया बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इस सौदे के बाद पश्चिम एशिया में, या कहें कि अरब वर्ल्ड में, एक नया तूफान आ सकता है। ये बात जो नहीं समझते वो इसे नजरअंदाज करके बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अपनी मिसाइल पावर बार बार दिखा रहा है। ईरान को पता है कि इस वक्त अमेरिका में उसके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर क्या क्या प्लान बन सकता है, इसका अंदाजा ईरान को अच्छी तरह है। क्यों व्हाइट हाउस इस वक्त ईरान विरोधी मीटिंग का एपिसेंटर कहा जा रहा है, इसे समझिए।
29 सितंबर 2025 को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले, तब भी गाजा से बड़ा एजेंडा ईरान रहा। 10 नवंबर 2025 को ट्रंप ईरान के एक और दुश्मन अहमद अल शरा से मिले, जो पहले ISIS और अल कायदा का सरगना था, लेकिन अब सीरिया के राष्ट्रपति होने के नाते उसे ट्रंप का मेहमान बनने का मौका मिला। अब 18 नवंबर 2025 को ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग भी ट्रंप के एंटी ईरान ट्रायंगल बनाने की कोशिश कही जा रही है। एंटी ईरान ट्रायंगल को समझिए। ट्रंप के इस एंटी ईरान ट्रायंगल में एक कोने पर है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे कोने पर है सीरिया यानी अहमद अल शरा, जिसके जरिए अल कायदा ने सीरिया में आतंक फैलाया, और ट्रंप को उम्मीद है कि तीसरा नाम मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है, क्योंकि F-35 डील से चाहता है अमेरिका। इस ट्रायंगल वाले ट्रैप में ईरान को फंसाकर ट्रंप अली खामेनेई को बहुत बड़ा तनाव देना चाहते हैं। بشینم با منطق در چارچوب همون قوانین بین المللی بشینم ما حاضریم گفتگو کنیم. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنم. منم میگم چشم، برای اینکه زنده بمونم چشم. अमेरिका का F-35 जेट बहुत ही बड़े युद्ध की वजह बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये इस वक्त दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट है, जिसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश उड़ाते हैं, और इजराइल भी इसी फाइटर जेट से लैस है। लेकिन अब ये सऊदी अरब की वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के दौरान न सिर्फ F-35 पर बात होगी, बल्कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराना भी उनका एजेंडा है। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए भी वो मोहम्मद बिन सलमान पर जोर डालने वाले हैं। Abraham Accords be a part of that conversation, perhaps getting the Abraham Accords, getting Saudi Arabia. And the Abraham Accords will be a part. We're going to be discussing. I hope that Saudi Arabia will be going into the Abraham Accords fairly shortly. अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल से राजनयिक रिश्ते, क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इजराइल से किसी भी तरह के रिश्तों को लेकर फिलिस्तीन वाली शर्त लगा चुके हैं, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा तभी वो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध तो रुकवा दिया है, लेकिन सऊदी अरब की असली शर्त अब भी पूरी होनी बाकी है, और सच ये है कि इजराइल इस पर कभी राजी नहीं होगा, और यही वार्निंग नेतन्याहू बार-बार ट्रंप को दे रहे हैं। ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות. बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि हमास के साथ ईरान को घेरने का भी यही सही वक्त है। जून में हुए युद्ध में इजराइल कामयाब नहीं हुआ, और ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने उसके कई शहरों को ऐसे जख्म दिए, जिसकी वजह से इजराइल अब दोबारा ईरान पर हमला करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ये दावा ईरान के जनरल बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान को लेकर ट्रंप का सुपर एक्टिव होना अली खामेनेई को बहुत ज्यादा तनाव दे रहा है।